हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करेंगे जो हमारा चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं प्रक्रम, और इसके साथ जैव प्रौद्योगिकी एवं उसका उपयोग और जीव और समस्या, यानी इन 3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी आंसर से क्वेश्चन बैंक से और पीवाई की क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन का आज से क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। और इसके साथ साथ इसके पीछे जितने भी चैप्टर हो चुके हैं आप सभी चैप्टर को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपका बहुत अच्छी तरीके से ये जो पूरा चैप्टर यानी कि पूरा जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो अच्छे तरीके से आपका तैयार हो जाए। ठीक है, तो बिना देरी के चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एगारोज किससे प्राप्त होता है? एगारोज एक जेल होता है ना। एगारोज क्या एक प्रकार का जेल है। तो ये पूछ रहा है कि एगारोज किससे प्राप्त होता है? मक्का से, समुद्री घास से, साइकल से, इनमें से कोई नहीं। यानी जो एगारोज है ये किससे प्राप्त होता है? मक्का से, समुद्री घास से, साइकल से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या किससे पाया जाता है? ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर ये कि समुद्री घास से। यानी जो ये समुद्री घास होती है इनसे क्या पाए जाते हैं? एगारोज जेल प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए पुनर्योजन तकनीक उपयोग करता है। जो डीएनए पुनर्योजन तकनीक यानी कि जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन डीएनए जो टेक्निक है ना, रिकॉम्बिनेशन डीएनए तकनीक है, ये उपयोग करता है। किसका यूज करता है? क्लोनिंग संवाहक का, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएजेस तथा डीएनए लाइगेज का, जैल वैद्युत कण संचलन का, या इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए पुनर्योजन तकनीक उपयोग करता है। ये जो डीएनए पुनर्योजन तकनीक उपयोग करता है ये किसका उपयोग करता है? तो बताइए किसका उपयोग करता है? ठीक है, यहाँ पे होगा बच्चे इनमें से सभी का, है ना। यहाँ पे होगा आपका इनमें से सभी का, तो आप इसको बना लो। ठीक है, ये बना लेना फिर बताना क्या है इनमें से। एक मिनट, ठीक है, तो इनमें से सभी का चौथा ऑप्शन है। तो आप बताइए क्या आंसर होगा कि डीएनए पुनर्योजन संवाहक यानी उपयोग करता है, किसका करता है? तो ए, बी, सी या डी? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी होगा कि इनमें से सभी का। किसका? इनमें से सभी का, यानी कि जो रिकॉम्बिनेशन डीएनए तकनीक है ना, रिकॉम्बिनेशन डीएनए तकनीक है, इसमें क्लोनिंग संवाहक भी होता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस तथा डीएनए लाइगेज का भी, और इसके साथ साथ जेल वैद्युत कण का संचलन का भी, और इनमें से सभी का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन आरडीटी के साधन नहीं है? निम्नांकित में से कौन आरडीटी के साधन नहीं है? तो बताइए कौन नहीं है? संवाहक नहीं है, इंट्रांस नहीं है, प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, पॉलीमरेज एंजाइम नहीं है। तो निम्नांकित में से कौन आरडीटी के साधन नहीं है? इनमें से आरडीटी के साधन कौन सा नहीं है? संवाहक का, इंट्रांस का, प्रतिबंधन एंजाइम का, पॉलीमरेजेस एंजाइम का। तो बताइए निम्नांकित में से कौन आरडीटी के साधन नहीं है? इनमें से कौन ऐसा है जो आरडीटी का साधन नहीं है? संवाहक का, इंट्रांस का, प्रतिबंधन एंजाइम का, पॉलीमरेजेस एंजाइम का। तो ए का, बी का, सी का, डी का, ए बी सी डी, ए बी सी डी, बताइए फटाफट क्या होगा। तो यहाँ पे जितने बच्चे का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है कि इंट्रांस का। किसका? इंट्रांस का। ये जो इंट्रांस है तो निम्नांकित में से कौन आरडीटी के साधन नहीं है? तो ये जो इंट्रांस होते हैं ये आरडीटी के साधन नहीं है। ठीक है, ये जो इंट्रांस होंगे वो क्या होंगे? आरडीटी के साधन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? यानी जो हमारा ये जैव रिएक्टर है, ठीक है, ये जो जैव रिएक्टर है तो ये अनुकूल परिस्थिति में, है ना, इसकी जब अनुकूल परिस्थिति होगी तो जैव रिएक्टर अनुकूल परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? उत्पाद निर्माण करता है, जीव करता है, माध्यम करता है, इनमें से सभी करता है। तो बताइए इनमें से क्या करता है? जैव रिएक्टर जो होगा ये क्या करता है?
जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? उत्पाद को, जीव को, माध्यम को, इनमें से सभी। तो जितने बच्चे का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है कि उत्पाद का। ठीक है, ये जो जैव रिएक्टर होता है किसका, ये अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो जब इसकी अनुकूलतम परिस्थिति आती है तो ये उत्पाद का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किसके रंगने के बाद देखा जा सकता है? यानी एगारोज जेल है, ठीक है, तो एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़े को किसके रंगने के बाद देखा जा सकता है? तो एनिलीन ब्लू का, एथिडियम ब्रोमाइड का, या ब्रामोफिनाल ब्लू का, या एसिटो कार्मीन का। तो बताइए ए बी सी डी इनमें से क्या होगा? बताइए, अगर एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़े को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है? यानी हम किससे रंगेंगे तो किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है? तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि इथिडियम ब्रोमाइड का। ठीक है, क्या होगा? इथिडियम ब्रोमाइड का। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। शरीर से डीएनए उत्पादन का स्थल है। शरीर से डीएनए उत्पादन का स्थल है, यानी शरीर है तो शरीर से डीएनए उत्पादन का स्थल है। तो शरीर से एडीए उत्पादन का स्थल है, इनमें से कौन सा है? तो बताइए, शरीर से एडीए उत्पादन का स्थल है, ब्लड प्लाज्मा है, लिम्फोसाइट्स है, ऑस्टियोसाइट्स है, या एरिथ्रोसाइट्स है। तो शरीर से एडीए का उत्पादन स्थल है, इनमें से शरीर से एडीए उत्पादन का स्थल इनमें से कौन सा है? बताइए, ए बी सी या डी? ए बी सी ए डी, यानी हमारी शरीर है, जो हमारी जो बॉडी है उससे एडीए का उत्पादन होता है। तो एडीए उत्पादन का इनमें से कौन सा स्थल होता है? ब्लड प्लाज्मा है, या लिम्फोसाइट्स है, या ऑस्टियोसाइट्स है, या एरिथ्रोसाइट्स है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि लिम्फोसाइट्स है। क्या है? लिम्फोसाइट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? आनुवंशिकता अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? प्रोजेस्टेरॉन के लिए, इंसुलिन के लिए, एस्ट्रोजन के लिए, थायरॉक्सिन के लिए? तो बताइए, आनुवंशिकता अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? यानी अगर हम आनुवंशिकता रूप से देखें तो जो अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, तो जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो प्रोजेस्टेरॉन के लिए, इंसुलिन के लिए, एस्ट्रोजन के लिए, थायरॉक्सिन के लिए। तो बताइए किसके लिए किया जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की इंसुलिन के लिए। कि आनुवंशिकता अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो इंसुलिन हार्मोन्स के लिए इसको संयोजित किया जाता है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन्स क्या है भाई, इसकी बॉडी से अगर मानव की बॉडी में इसकी कमी हुई तो उस मानव को क्या हो जाता है? मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज का पेशेंट हो जाता है ना। तो पहले क्या होता था, जब पहले हमारा बायोटेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी, है ना, पहले जब बायोटेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी तो उस टाइम में क्या होता था कि गाय को, सुअर को मार के उसके जो अग्नाशय होता था ना, उसके अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन्स को इकट्ठा किया जाता था, और जिस भी मानव को, है ना, जिस व्यक्ति को इंसुलिन यानी कि जो भी डायबिटीज का पेशेंट था, मधुमेह का पेशेंट होता था, उसके बॉडी में वो डाला जाता था। तो क्या होता था कि वो, जिससे कि मनुष्य को नुकसान भी हो सकता था और होता भी था, एलर्जी हो सकती थी, है ना। लेकिन आज के टाइम में बायोटेक्नोलॉजी इतना ज्यादा फेमस हो गई है, इतनी ज्यादा विकसित हो गई है कि ये किसी को मारने की, गाय को या सूअर को मारने की जरूरत नहीं है। इस जीवाणु के द्वारा ही इसको संयोजित किया जा रहा है, उससे इंसुलिन को बनाया जा रहा है, और इंसुलिन बनाने के बाद इसको जिस भी व्यक्ति को, है ना, जिस भी बंदे को जरूरत है उसको ये दिया जा रहा है। ठीक है, तो आनुवंशिकता अभियांत्रिकी जीवाणु को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो इंसुलिन के लिए, क्योंकि इंसुलिन क्या है? हार्मोन्स है। ये इंसुलिन हमारे बॉडी में भी रिलीज होता है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों से। जैसे हमारे शरीर में बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है, इसी तरह अंतःस्रावी भी ग्रंथियां होती है, जिसमें से एक पैनक्रियाज यानी अग्नाशय है, और अग्नाशय की जो लैंगरहंस दीपिकाएं की जो सेल्स होती हैं, वहीं से इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज होता है। जब इंसुलिन हार्मोन्स हमारे बॉडी में लेवल सही है तो कोई दिक्कत नहीं हमें, और जहां इसकी कमी हुई हमारे बॉडी
बॉडी में तो हम डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं, यानी जो मधुमेह रोग बोलते हैं उनके पेशेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समुद्र है। सुनहरा धान जिसको हम बोलते हैं गोल्डन राइस, ठीक है, सुनहरा धान जिसको हम कहते हैं गोल्डन राइस। देखो एक चीज और मैं बता दूं कि जो गोल्डन राइस है ना, ये जो गोल्डन राइस है, तो ये गोल्डन राइस पहले ऐसे नहीं था, ये किसके थ्रू, हमारे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, टेक्नोलॉजी के ही थ्रू इनमें क्या किया जाता है कि जो नॉर्मल धान है ना, यहाँ पे जो हमारा क्या है, जो नॉर्मल राइस है, यानी कि जो नॉर्मल धान है, इस नॉर्मल राइस में है ना, इस नॉर्मल राइस में क्या किया जाता है, बीटा कैरोटीन प्रोटीन, कौन से बीटा कैरोटीन प्रोटीन को, प्रोटीन का ये जो जीन है, बीटा कैरोटीन प्रोटीन का ये जो जीन होता है, इस नॉर्मल धान में क्या होता है, डाल दिया जाता है। ठीक है, अभी जो बीटा कैरोटीन क्या है, ये पीले पदार्थ को रिलीज करती है और इसके साथ साथ इसमें विटामिन ए भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें इस बीटा कैरोटीन में विटामिन ए पाया जाता है और ये येलो कलर के पदार्थ को रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल धान, अगर इस नॉर्मल धान में ये बीटा कैरोटीन के जीन को डाला जाता है तो जो हमारा धान हो जाता है उसका कलर पीला हो जाता है ना। जो धान होगा, इस धान का जो कलर कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, और पीला के साथ साथ ये विटामिन ए को प्रोड्यूस करेंगे, है ना। इनमें कौन सी विटामिन पाई जाएगी, तो विटामिन ए पाई जाती है। तो सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समुद्र है, आयरन में, बीटा कैरोटीन में, लाइसिन में, विटामिन सी में। तो अब तो बता सकते हो, अब तो बिल्कुल बता सकते हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बीटा कैरोटीन में। ठीक है, यानी कि सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समुद्र है, तो बीटा कैरोटीन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है वह है। एक ट्यूमर उत्प्रेरक क्या है, एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से, यानी एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड है जिसका व्यापक रूप से जो परजीवी पौधे के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है वह है, तो बैसिलस थुरिजेंसिस है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियस है, स्टेफाइलोकोकस है, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस है, या स्टेफाइलोकोकस है, या कोकस ऑरियस है, या ई कोलाई है। तो इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा है, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियस। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियस, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्राइजीन बालकृमि से किस फसल को बचाता है। क्राइजीन बालकृमि से किस फसल को बचाता है, तो कपास को, आम को, चाय को, गेहूं को। तो ये जो क्राइजीन है ना, क्राइजीन है, तो क्राइजीन बालकृमि से किसको बचाता है, क्राइजीन है तो ये बालकृमि से किसको बचाता है, कपास को बचाएगा, या फिर ये आम को बचाएगा, या चाय को बचाता है, या गेहूं को बचाता है। तो बताइए क्राइजीन, क्राइजीन इनमें से किसको बचाता है, जो क्राइजीन होगा इनमें से किसको बचाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की कपास को। किसको, कपास को, क्योंकि कपास में है ना, कपास में क्या डाला जाता है बेटा, बीटी, है ना, क्या, बीटी, यानी बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थ्यूरिजेंसिस। इनमें पाई जाती है क्राई प्रोटीन, है ना, इनमें क्या होती है, क्राई प्रोटीन पाई जाती है। अब जैसे ही स्क्राई प्रोटीन को कपास के पौधे में, स्क्राई प्रोटीन के जीन को इस कपास के पौधे में डाला जाता है, तो ये क्या करता है, बाल कृमि से इसका फसल को बचाता है। यानी कि जो बाल कृमि, यानी जो कपास को नुकसान करने वाले कीड़े होते हैं, इनको कीड़ों को ही क्राई प्रोटीन क्या करता है, सबसे पहले ये कपास की बॉडी में है, यानी कपास का जो प्लांट है उनके अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में है। लेकिन जब कपास को कोई भी कीड़ा खाने आता है, तो जैसे ही कपास को खाया और ये जो क्राई प्रोटीन है वो एक्टिव फॉर्म में हो जाती है। जैसे एक्टिव फॉर्म में होती है वो जहर का काम करती है, यानी विष का काम करती है, जिससे कि कीड़ा क्या हो जाता है, मर जाता है, और फसल क्या हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है। नहीं तो वही कीड़ा क्या करता, बार बार आता, कपास को खाता, तो कपास क्या हो जाता, जो कपास की खेती है वो क्या हो जाती है, नुकसान हो जाती है। इसकी वजह से किसी भी प्रकार के, है ना, किसी भी प्रकार के पीड़कनाशक दवा का छिड़काव नहीं जरूरत होती, क्योंकि उसके पास वो प्रतिरोधक क्षमता है।
है ना, पहले से उसके अंदर वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उसके अंदर प्रवेश कराया गया है, जिसकी वजह से उसको किसी प्रकार के रासायनिक चीजों का या उसको पीड़कनाशक दवाइयों का छिड़काव करने की जरूरत नहीं है, जिससे हम कीड़ों मकोड़ों से उसको बचा सके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है? कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर या विशिष्ट स्थान पर काटने के लिए जाना जाता है? तो एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, ये सभी। तो कौन सा एंजाइम यानी ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है? यानी कुछ ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए को काटना, तो डीएनए को काटने के लिए एक विशेष स्थान पे जाना जाता है। तो एक्सोन्यूक्लियेजेज है, एंडोन्यूक्लियेजेज है, या पॉलीमरेजेज है, या ये सभी है। तो बताइए इनमें से कौन है? ए है, बी है, सी है, डी है। तो इनमें से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? इनमें ऑप्शन नंबर बी की एंडोन्यूक्लियेजेज। इस एंडोन्यूक्लियेजेज को जाना जाता है डीएनए के विशिष्ट स्थान को काटने के लिए जाना जाता है, यानी कि जो डीएनए का विशिष्ट स्थान होता है उसको काटने के लिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का रासायनिक चाकू है। डीएनए का रासायनिक चाकू है, डीएनए का कुछ केमिकल चाकू भी होता है भाई। डीएनए का रासायनिक चाकू है, लाइगेज है, न्यूक्लियेजेज है, पॉलीमरेजेज है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज है। तो बताइए डीएनए का रासायनिक चाकू है, इनमें से डीएनए का रासायनिक चाकू कौन सा है? ए, बी, सी या डी? यानी कि लाइगेज है, यानी देखो ये यहाँ पे आ, तो देखो लाइगेज भी एंजाइम है, न्यूक्लियेजेज भी एंजाइम है, पॉलीमरेजेज भी एंजाइम है, साथ साथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज भी एंजाइम है। तो डीएनए का रासायनिक चाकू है, इनमें से कौन डीएनए का रासायनिक चाकू है? तो जितने बच्चे का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही है कि रेस्ट्री, है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज जो है ये डीएनए का रासायनिक चाकू है। ठीक है, डीएनए का क्या है? रासायनिक चाकू के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सत्य नहीं है? पहला क्या बोल रहा है कि ये पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड क्रम को पहचानता है, दूसरा है यह एक एंडोन्यूक्लियेज है, तीसरा है यह विषाणु से पृथक किया जाता है, चौथा है विभिन्न डीएनए रज्जुकों को समान या सलांक छोर पर काटता है। तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए यहाँ पे सही नहीं है, यानी कि गलत है? तो पहला है यह पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड क्रम को पहचानता है, दूसरा है यह एक एंडोन्यूक्लियस है, तीसरा है यह विषाणु से पृथक किया जाता है, चौथा है विभिन्न डीएनए रज्जुकों को समान या सलांक छोर पर काटता है। तो बताइए ए, बी, सी या डी, इनमें से क्या होगा करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे जितने बच्चे का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है कि यह विषाणु से पृथक किया जाता है, यानी कि जो हमारे वायरस हैं इनको हम वायरस से अलग करते हैं, यानी कि पृथक किया जाता है, वो बिल्कुल सही है कि यह विषाणुओं से पृथक किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाणु, सेम आ गया भाई, नहीं, निम्न में से कौन सा जीवाणु रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा जीवाणु है जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का स्रोत नहीं है? तो पहला है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी है, दूसरा है इचेरिया कोलाई है, इस्टेरिया कोलाई है, सॉरी इस्टेरिचिया कोलाई है, तीसरा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, और चौथा है बैसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस है। तो निम्न में से कौन सा जीवाणु रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा जीवाणु है जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यहाँ पे स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस नामक जीवाणु टीआई प्लाज्मिड से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो ये जीवाणु होता है इसको हम टीआई प्लाज्मिड से, यानी जो हमारा टीआई प्लाज्मिड है तो टीआई प्लाज्मिड से प्राप्त करते हैं। ठीक है, टीआई जो प्लाज्मिड है इससे हम प्राप्त करते हैं। तो इन निम्न में से कौन सा जीवाणु रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है?
बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो तापमान नहीं है, विटामिन नहीं है, लवण नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो तापमान, लवण, विटामिन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें का करेक्ट आंसर क्या होगा कि तापमान है, विटामिन है, लवण है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, यानी जो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है? तो चिकित्सा में, कृषि में, पारजीनी जीव में, इन सभी में। जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का या आनुवंशिकी अभियांत्रिकी जिसको हम कहते हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज होता है चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि में, या पारजीव में, या इन सभी में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन सभी में, क्योंकि ये जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग की बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसको हम चिकित्सा के क्षेत्र में भी यूज होता है, कृषि में भी यूज होता है, और पारजीवी में भी होता है। ठीक है, या पारजीनी जीव जो होते हैं उनमें भी इसको यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? इन सभी से। ठीक है, इन सभी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता रूपांतरित पौधा है। इनमें से आनुवंशिकता अगर हम जेनेटिक रूप से देखें, अगर हम जेनेटिकली रूप से देखें तो यहाँ पे रूपांतरित पौधा है। तो बीटी मक्का, बीटी कॉटन, बीटी राइस, ये सभी तो आनुवंशिकता रूपांतरित पौधा है। इनमें से रूपांतरित पौधा कौन है? बताइए, आनुवंशिकता रूपांतरित पौधा है तो बीटी का मक्का है, बीटी कॉटन है, बीटी राइस है, ये सभी। यानी कि यहाँ पे जो बैसिलस थ्यूरियजेंसिस मक्का, या बैसिलस थ्यूरियजेंसिस कॉटन, या बैसिलस थ्यूरियजेंसिस राइस, यानी कि चावल, तो कौन है यहाँ पे? या ए सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए सभी होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर जेनेटिकली रूप से देखें तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ये रूपांतरित पौधे होते हैं। बीटी कॉटन भी है, बीटी राइस भी है, और बीटी मक्का भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीए का पूरा नाम है जिसकी एससीआईडी रोगियों में न्यूनतम होती है। तो एडीए का पूरा नाम है रोगियों में न्यूनतम होती है। तो यहाँ पे एडीए का पूरा नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीऑक्सीमिनेज, या एस्पार्टेट डीएमिनेज, या आर्जिनिन डीएमिनेज। तो एडीए का पूरा नाम है, एडीए का पूरा नाम। तो इनमें से एडीए का पूरा नाम कौन है? एडीए का पूरा नाम है, एडीए का पूरा नाम है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि एडिनोसिन डीएमिनेज। एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए का फुल फॉर्म है। ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज जो है ये एडीए का फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट, पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई? पहली जीन चिकित्सा यानी कि जो जीन चिकित्सा है किस रोग के लिए की गई? तो एड्स के लिए, कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, एडीए की कमी से होने वाला स्किड रोग के लिए। तो बताइए स्काइड रोग के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि एडीए की कमी से होने वाला स्काइड रोग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रामदेव मिश्रा। ठीक है, तो भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय या अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है? यानी कि हमारे इंडिया में, हमारे देश में, या हमारे भारत में ये जो रामदेव मिश्रा है, ठीक है, ये जो रामदेव मिश्रा है, तो इस रामदेव मिश्रा को, ठीक है, किस विषय या अध्ययन के लिए जाना जाता है? तो पारिस्थितिकी के लिए, आनुवंशिकी के लिए, जैव प्रौद्योगिकी के लिए, मानव विकास के लिए। यानी कि जो भारत में जो रामदेव मिश्रा है, तो रामदेव मिश्रा को किस विषय या अध्ययन के लिए जाना जाता है? पारिस्थितिकी के लिए, आनुवंशिकी के लिए, जैव प्रौद्योगिकी के लिए, मानव विकास के लिए। तो आप सभी को पता है कि आनुवंशिकी हमने देखा, जैव प्रौद्योगिकी देखा, मानव विकास देखा, तो जानी जाती है पारिस्थितिकी के लिए। यानी कि जो हमारे भारत के रामदेव मिश्रा है, इनको पारिस्थितिकी के विषय में या पारिस्थितिकी से अध्ययन के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपारिस्थितिकी है।
स्वपारिस्थितिकी है। इनमें से स्वपारिस्थितिक है, समष्टि का पर्यावरण से संबंध है, जीव का पर्यावरण से संबंध है, समुदाय का पर्यावरण से संबंध है, या जीवों का पर्यावरण से संबंध है। तो स्वपारिस्थितिकी है, समष्टि का पर्यावरण से संबंध, जीव का पर्यावरण से संबंध, समुदाय का पर्यावरण से संबंध, या जीवों का पर्यावरण से संबंध। तो स्वपारिस्थितिकी है तो समष्टि का पर्यावरण से संबंध है, जीव का पर्यावरण से संबंध है, समुदाय का पर्यावरण से संबंध है, या जीवों का पर्यावरण से संबंध है। तो स्वपारिस्थितिकी है, यहाँ पे स्वपारिस्थितिक कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की जीव का पर्यावरण से संबंध, यानी कि किसी भी प्राणी या किसी जाति के उनके वातावरण के बीच पारिस्थितिक संबंध को कहते हैं तो जीव का पर्यावरण से संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निकेत है। पारिस्थितिकी निकेत है तो बताइए समुद्री तल है, पारिस्थितिकी रूप से अनुकूलित क्षेत्र है, या किसी समुदाय के जीव का जैविक पर्यावरण में स्थान है, या किसी झील के तल पर उपस्थित जंतु एवं वनस्पति है। तो यहाँ पे जो ये पारिस्थितिकी निकेत है, यहाँ पे जो पारिस्थितिकी निकेत है तो पारिस्थितिकी निकेत क्या है, समुद्री तल है, या पारिस्थितिक रूप से अनुकूलित क्षेत्र है, किसी समुदाय की जीव का जैविक पर्यावरण में स्थान है, या किसी झील के तल पर उपस्थित जंतु एवं वनस्पति है। तो पारिस्थितिक निकेत है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की किसी समुदाय की जीव का जैविक पर्यावरण में स्थान पारिस्थितिकी निकेत है। ठीक है, क्या है, पारिस्थितिकी निकेत होता है। ओके, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। इकोटॉन है, इकोटॉन है, इकोटॉन है, इनमें से इकोटॉन है प्रदूषित क्षेत्र है, किसी झील का या दो समुदायों के सम्मिश्रण का स्थल है, या एक समुदाय के विकास का क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो इकोटॉन है तो इकोटॉन यहाँ पे क्या है, प्रदूषित क्षेत्र बोला जाता है, या किसी झील का तल है, या दो समुदायों के सम्मिश्रण का स्थल है, या फिर एक समुदाय के विकास का क्षेत्र है। तो इकोटॉन यानी है, यहाँ पे इकोटॉन क्या है, प्रदूषित क्षेत्र है, किसी झील का तल है, दो समुदाय के सम्मिश्रण का स्थल है, या एक समुदाय के विकास का क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो इकोटॉन है तो ये होता आपका इकोटॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेट के दो समुदायों के सम्मिश्रण का स्थल, यानी इकोटॉन वह स्थान व क्षेत्र है जहाँ पे दो प्रमुख सदस्यों का सम्मिश्रण होता है, या यह दो जीवों के बीच का संक्रमण यानी कि संक्रमण क्षेत्र होता है। तो दो समुदाय के सम्मिश्रण का स्थल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लाइकेन जो पारिस्थितिक, ठीक है, लाइकेन जो पारिस्थितिक, ठीक है, पारिस्थितिक ठीक है, पारिस्थितिक, तो लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने से सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है तो वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। यानी कि यह वास्तव में सहजीवी सहचर्य क्या है, तो शैवाल और जीवाणु, शैवालु और कवक, जीवाणु और कवक, जीवाणु और फंजाई। तो लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने से सक्षम है तो वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। तो शैवाल और जीवाणु है, शैवाल और कवक है, जीवाणु और कवक है, जीवाणु और फंजाई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है कि शैवालों और कवक, यानी कि लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रमों को प्रारंभ करने से सक्षम है तो वास्तव में यह सजीवी सहचर्य है। तो शैवाल और कवक है, क्या है, शैवाल और कवक है, क्योंकि ये क्या है, सहजीवी सहचर्य होते हैं। ठीक है, कभी भी आपको ब्रायोफाइट्स पे नहीं नजर आएंगे। जो एल्गी और फंजाई क्या होते हैं, जो शैवाल और जो यहाँ पे कवक होते हैं सहजीवी सहचर्य होते हैं। यानी कि जो लाइकेन्स में, लाइकेन जो हम देखते हैं तो लाइकेन में शैवाल का और यहाँ पे जो फंजाई है इसका सहजीवी सहचर्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन्स में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। लाइकेन्स में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं वायु से, शैवालों से, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो लाइकेन्स में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं, यानी जो लाइकेन्स है तो लाइकेन्स में जो फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं तो ये वायु से करते हैं, शैवालों से करते हैं,
मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों से या उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं, यानी जो लाइकेंस है तो लाइकेंस में ये जो फंगस तंतु है ये पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये किससे प्राप्त करते हैं? वायु से, शैवालों से, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ से या उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि शैवालों से, क्योंकि लाइकेंस में जो फंगस तंतु यानी कि जो फंजाई तंतु है यानी कि जो फंगस फिलामेंट है ये एल्गी से क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। यानी किससे प्राप्त करेंगे? जो एल्गी हमारी या जो शैवाल है उससे क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। ओके, क्लियर? तो ये तो रहे हमारे। इसके साथ साथ मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। ठीक है, आगे क्या है? मरुस्थलीय अनुक्रम का उदाहरण है, यानी कि जो हमारी मरुस्थली है तो मरुस्थलीय अनुक्रम का उदाहरण है। इनमें से मरुस्थली जो है तो मरुस्थलीय अनुक्रम का उदाहरण क्या है? बताइए, मरुस्थलीय अनुक्रम का उदाहरण क्या है? अगेव है, नागफनी है, या फिर ए और बी दोनों है, या ट्रापा है? तो मरुस्थली यानी कि जो हमारी मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। तो मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण क्या है? ए, बी, सी या डी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अगेव। ये जो अगेव होता है यह मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है, यानी जो अगेव है, अगेव क्या है? मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलमग्न पौधे में रंध्र हो रहते हैं। जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं, यानी जो ये जलमग्न पौधे हैं तो इनमें रंध्र रहते हैं। दोनों सतहों पर बराबर, ऊपर सतह पर, किसी भी सतह पर नहीं होते या निचली सतह पर। तो जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं, यानी जो जलमग्न पौधे हैं तो जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं। तो ये रंध्र कहाँ रहते हैं? तो दोनों सतहों में बराबर, ऊपर सतह पर, किसी भी सतह पर नहीं होते या निचली सतह पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, कि किसी भी सतह पर नहीं होते, है ना? किसी भी सतह पर नहीं होते, यानी कि जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं तो ये किसी भी सतह पर नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिम्रिक की उपयोगिता है। मिम्रिक की, है ना, जो मिम्रिक है तो मिम्रिक की उपयोगिता, यानी कि जो मिम्रिक का यूज है तो संरक्षण के लिए, छिपने के लिए, प्रेडेशन के लिए, ए और सी दोनों के लिए। तो मिम्रिक की उपयोगिता है, यहाँ पे जो मिम्रिक है तो यहाँ पे मिम्रिक का उपयोगिता यानी यूज है संरक्षण के लिए, छिपने के लिए, प्रेडेशन के लिए, या ए और सी दोनों के लिए। तो मिम्रिक यानी जो ये मिम्रिक है तो मिम्रिक की उपयोगिता यानी कि यूज है संरक्षण के लिए, छिपने के लिए, प्रेडेशन के लिए, ए और सी दोनों के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की छिपने के लिए, है ना? छिपने के लिए, यानी कि छिपने के लिए मिम्रिक की यूज होती है, उपयोगिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारस्परिक आश्रम होता है। पारस्परिक आश्रम होता है तो ई कोलाई तथा मनुष्य के बीच, तितलियों तथा फूलों के बीच, जुक्लोरेली तथा हाइड्रा के बीच, हार्मिट क्रैब तथा समुद्री एनिमोन के बीच। तो पारस्परिक आश्रम होता है या पारस्परिक आश्रय होता है ना, आश्रय, आश्रम नहीं, आश्रय होता है। तो पारस्परिक आश्रय होता है ई कोलाई तथा मनुष्य के बीच, तितलियों तथा फूलों के बीच, जू फ्लोरी तथा हाइड्रा के बीच, हर्मिट क्रैब तथा समुद्री एनिमोन के बीच। तो पारस्परिक आश्रय होता है, बताइए किसके बीच होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की जुक्लो, ठीक है, जुक्लोरेली तथा हाइड्रा के बीच। ठीक है, जुक्लोरेली तथा हाइड्रो की, है ना, जुक्लोरेली, ठीक है, जुक्लोरेली तथा हाइड्रा के बीच क्या होता है? पारस्परिक आश्रय होता है। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा? ये पारस्परिक आश्रय को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चार घातीय वृद्धि के समीकरण को लिखिए। चार घातांकी वृद्धि के समीकरण को लिखिए, यानी कि अब यहाँ पे क्या आ गया, यानी यहाँ तक हमने क्या देखा? सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना? अब तक हमने क्या देखा? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे बच्चे, ये आपके जो चैप्टर 11 से, चैप्टर 12 से, चैप्टर 13 से, यानी 11, 12, 13, इस 11, 12, 13 चैप्टर के मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में यानी कि बार बार पूछे गए क्वेश्चन है और जिनके पूरे चांसेज हैं आपके एग्जाम में आने के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी आज की क्लास के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार भी करेंगे। ठीक है, ये मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। ओके, तो चलिए
अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, और इसी तरह ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है ये भी आपके 11 चैप्टर, 12 चैप्टर, 13 चैप्टर, इन तीनों चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसको कराने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगी और कुछ क्वेश्चन मैं दिखाऊंगी, है ना, क्योंकि भाई जब पूरा सॉल्व कराने का मतलब, पूरा लिखने का मतलब है कि क्लासेस बहुत लंबी होगी। जब क्लासेस लंबी होगी तो आपको भी उबन होगी, है ना, और ऐसा कोई ऐसा इसमें बच्चा भी नहीं होगा जो कहेगा नहीं मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि ये लास्ट समय है ना, ये लास्ट समय है। आपके पूरे सिलेबस भी खत्म हो चुके हैं, अब आपको रिवीजन करना है, तो आपके पास प्रॉपर तरीके से अच्छा खासा नोट्स होगा ही। अगर आप क्वेश्चन को देख लेते हो, क्वेश्चन को समझ लेते हो, तो आप अपने नोट्स से उसको आंसर को लिख सकते हो, है ना। और उसको सिर्फ लिखना ही नहीं है, उसको सिर्फ लिखना ही नहीं है, आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार ही क्यों नहीं, जब तक वो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से, बहुत बेटर तरीके से ना आ जाए, तब तक आपको उसको रिविजन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके लिखने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी ना, याद भी होगा, और थोड़ी सी राइटिंग भी अच्छी होगी ना। जिसकी थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं होगी वो लिखता जाएगा लिखता जाएगा लिखता जाएगा, तो लिखने की प्रैक्टिस से राइटिंग भी अच्छी होगी। ठीक है, और हमें बोर्ड एग्जाम में तो भाई अच्छे से लिखना, ये नहीं कि ऐसे ही लिख के चले आना है। ओके, चलो, तो 4 घातांकी, ठीक है, 4 घातांकी वृद्धि के समीकरण को लिखिए, यानी कि 4 घातांकी वृद्धि के समीकरण को लिखिए। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आंसर में क्या लिखोगे, हेडिंग क्या डालोगे, 4 घातांकी, ठीक है, 4 घातांकी वृद्धि समीकरण, वृद्धि का समीकरण, वृद्धि का समीकरण। ठीक है, वृद्धि का समीकरण। देखो 4 घातांकी वृद्धि के समीकरण की अगर हम बात करें, नहीं, जो 4 घातांकी जो वृद्धि के अगर हम समीकरण की बात करें तो क्या होता है, देखो अगर हम 4 घातांकी वृद्धि के समीकरण की बात करें तो देखो होता क्या है, dn बराबर, ठीक है, dn अपान के, ठीक है, dn अपान के क्या होता है, dt होता है। ठीक है, dn अपान के dt, ठीक है, dn अपान के क्या होता है, dt होता है। ओके, लेकिन हाँ एक चीज और है, ठीक है, dn यानी कि स्मॉल डी और कैपिटल एन, तो dn अपान के dt बराबर r और क्या होगा, r और n होगा। ठीक है, r और n होता है। ठीक है, ये आपका होता है वृद्धि का समीकरण। अगर यहां पे ठीक है, देखो अब अगर यहाँ पे हम r की बात करें कि r बराबर क्या है, देखो जहां पे आप ये कह सकते हो कि जहां r बराबर, ठीक है, जहां, ठीक है, ये तो बेटा आपके समीकरण है, ध्यान देना, यही आपके क्या है, समीकरण है। ठीक है, अब अगर जहां की बात करें तो देखो जहां, ठीक है, क्या, जहां r बराबर, ठीक है, r बराबर यहाँ पे वृद्धि की, है ना, r बराबर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक वृद्धि की नैसर्गिक दर। ठीक है, यहाँ पे प्राकृतिक वृद्धि दर होगा, प्राकृतिक, तो प्राकृतिक वृद्धि, वृद्धि दर होगा किसके बराबर, r बराबर। ठीक है, t बराबर क्या होगा, समय होगा। ठीक है, t बराबर क्या, समय, और यहाँ पे d बराबर, है ना, t बराबर समय, और n बराबर समष्टि का आकार, है ना, n बराबर क्या हो जाएगा, ये जो कैपिटल n है, इस कैपिटल n बराबर समष्टि का आकार, समष्टि का आकार, समष्टि का क्या हो जाएगा, आकार। तो समष्टि के आकार को हम ये भी लिख सकते हैं कि जनसंख्या, जो समष्टि की क्या है, जनसंख्या। ठीक है, समष्टि में क्या होगी, जनसंख्या। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि 4 घातांकी वृद्धि के समीकरण को लिखे, यानी कि 4 घातीय वृद्धि का समीकरण क्या है, तो dn अपान के dt बराबर rn, यानी कि r जहां पे क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर है, यानी कि नेचुरल ग्रोथ रेट है ना, ये भी लिख सकते हैं कि नेचुरल, ठीक है, नेचुरल ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ रेट है ना, रेट यानी कि दर है, यहाँ पे ये टाइम है।
ठीक है, टाइम है। यहाँ पे समष्टि का आकार, यानी कि यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं पॉपुलेशन, है ना, क्योंकि समष्टि को हम कहते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। ठीक है, क्लियर, तो ये होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समष्टि और समुदाय के बीच अंतर लिखिए। समष्टि और समुदाय के बीच अंतर लिखिए, यानी कि हम समष्टि किसे कहते हैं और समुदाय किसे कहते हैं। तो समष्टि और समुदाय के बीच में आपने क्या करने हैं, अंतर लिखने हैं, यानी कि हम समष्टि किसे कहेंगे और समुदाय किसे कहते हैं। ठीक है, तो समष्टि और समुदाय के बीच अंतर लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक साइड ये डाल सकते हैं समष्टि, है ना, एक साइड हम क्या डालेंगे, समष्टि, और एक साइड क्या डालेंगे, समुदाय। ठीक है, तो एक साइड हेडिंग क्या डालेंगे, समष्टि। ठीक है, और दूसरी साइड हेडिंग क्या डालोगे, समुदाय। तो समष्टि और समुदाय, क्योंकि पूछ क्या रहा है कि समष्टि और समुदाय के बीच में क्या करने हैं, अंतर करने हैं, है ना, समष्टि और समुदाय के बीच में अंतर। अब अगर हम सबसे पहले किसकी बात करें, समष्टि की बात करें, समष्टि में क्या है, तो क्या लिखोगे आप समष्टि के अंतर्गत, एक प्रजाति के व्यष्टियों का समूह जिनके अंतः प्रजनन के द्वारा जनन क्षमता जनन क्षम संतान प्राप्त होती है तथा वे एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, समष्टि कहलाते हैं। क्या लिखोगे, एक प्रजाति के व्यष्टियों का समूह, ठीक है, एक प्रजाति ठीक है, एक प्रजाति, तो एक प्रजाति व्यष्टियों का समूह, ठीक है, क्या है, एक प्रजाति, ठीक है, एक प्रजाति के व्यष्टियों का समूह जिनमें अंतः प्रजनन के द्वारा जननक्षम संतति प्राप्त होती है। ठीक है, जिनमें अंतः प्रजनन के द्वारा प्रजनन, तो अंतः प्रजनन के द्वारा जननक्षम संतति, ठीक है, जननक्षम संतति प्राप्त होती है। तो जननक्षम संतति प्राप्त होती है तथा वे एक ही भौगोलिक क्षेत्र में ठीक है, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। तो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में, है ना, जो भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं समष्टि कहते हैं। ठीक है, रहते हैं समष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं, समष्टि, यानी कि पॉपुलेशन कहते हैं। वापस से ध्यान देना, समष्टि में हमने क्या नोट किया कि एक ही प्रजाति के व्यष्टियों का समूह, ठीक है, एक ही प्रजाति के व्यष्टियों का समूह जिनमें अंतः प्रजनन द्वारा, ठीक है, अंतः प्रजनन के द्वारा जननक्षम संतति प्राप्त होती है तथा वे एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं समष्टि। ठीक है, अब बात करते हैं, यानी तो पॉपुलेशन हो गया, है ना, हमने क्या बात की, पॉपुलेशन की। अब हम बात करते हैं समुदाय। समुदाय को हम कहते हैं कम्युनिटी। तो आप क्या बोलोगे, जीवों के वे समूह जो कई विभिन्न प्रजातियों के से संबंधित होते हैं। ठीक है, जीवों के वे समूह, है ना, अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो क्या लिखोगे, जीवों के वे समूह। ठीक है, जीवों के वे समूह जो कई प्रजातियों से संबंधित होते हैं। ठीक है, प्रजातियों से संबंधित होते हैं।
ठीक है, प्रजातियों से क्या होते हैं, संबंधित होती हैं, यानी कि वे जीवों के वे समूह, है ना, जीवों का क्या है, वे समूह जो कई प्रजातियों से क्या है, संबंधित होते हैं। ठीक है, परंतु एक ही प्रवास के क्षेत्र में आपस में अंतर संबंध होते हैं। ठीक है, परंतु एक ही आवास में, ठीक है, परंतु एक ही प्रवास क्षेत्र में रहकर, ठीक है, परंतु एक ही प्रवास क्षेत्र में रह के, आगे क्या लिखोगे, परंतु एक ही प्रवास क्षेत्र में, एक ही प्रवास क्षेत्र में रहकर, क्षेत्र में रहकर, ठीक है, रहकर, एक ही प्रवास क्षेत्र में क्या करते हैं, रहकर अंतर संबंध रखते हैं। ठीक है, अंतर संबंध रहकर आपस में अंतर संबंध होते हैं। ठीक है, में रहकर आपस में अंतर संबंध, अंतर संबंध होते हैं, समुदाय कहलाते हैं, या समुदाय, समुदाय यानी कि कम्युनिटी कहते हैं उसको, तो समुदाय कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समुदाय, यानी कि ये होते हैं आपके समष्टि और समुदाय के बीच में अंतर। ठीक है, समष्टि और समुदाय के बीच में ये अंतर होते हैं, जो कि ये क्वेश्चन बेटा आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, जिसमें ये पूछा किसमें गया है, 2020 में भी है, 21 में है, 22 में है और 23 में। तो सोच लो कि 20, 21, 22, 23 अगर तीनों साल और इसके पीछे भी है, अब ये 4 रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस बार भी इनके पूरे आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो एकदम इजी सा छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, और इसकी मार्किंग जो है, इसकी मार्किंग आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो 2 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित का वर्णन करें जिसमें से क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। निम्नांकित का वर्णन करें जिनमें से पहला है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि अब ये जेल, अगर आंसर की बात करें तो आंसर में आपको वर्णन किसका करना है, कि जेल, ठीक है, जेल इलेक्ट्रो, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फोरेसिस का, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या करना है, वर्णन करना है। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, या हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब बताइए कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहते हैं, फटाफट आंसर लिखिए कमेंट में। ठीक है, देखो अब अगर हम यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो देखो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में माध्यम के, ठीक है, में अगर इसमें जेल इलेक्ट्रोफिश में माध्यम के रूप में, है ना, जेल इलेक्ट्रोफिश में माध्यम के रूप में आजकल क्या किया जा रहा है कि एगारो जेल प्राप्त किया जा रहा है। अब एगारो जेल क्या होता है भाई, एगारो जेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, के रूप में आजकल एगारोज जेल का उपयोग किया जाता है। और ये जो एगारोज समुद्री घास से निकाला गया एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, और डीएनए के प्रतिबंधन एंजाइम से काटने के बाद एगारोज जेल में बने कूपक में लोड करते हैं। ठीक है, यह माइक्रोप्रोटेट किया जाता है और डीएनए को लोडिंग डाई के साथ मिश्रित कर देते हैं ताकि नीले रंग की डाई को आसानी पूर्वक देखकर डीएनए मिश्रित डाई को एगारोज जेल में लोड किया जा सके और जेल के इलेक्ट्रोफोरेसिस तंत्र में डालने के बाद ये बहुत सारी इसकी क्रियाएं हो सके। तो ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ कि आप इसको थोड़ा सा लिख लेना, बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये होता क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है। देखो अगर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के मतलब की बात करें तो इनके माध्यम से, है ना, क्या इनके माध्यम से, ठीक है, इनके ही माध्यम से अगर आजकल की बात करें, है ना, आज के टाइम में अगर इनके माध्यम से आजकल हम बात करें कि आजकल क्या किया जा रहा है, तो आजकल के माध्यम में आजकल एगारोज जेल का यूज हो रहा है। ठीक है, एगारोज जो जेल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो एगारोज जेल है, तो एगारोज जेल का यूज हो रहा है। ठीक है, जेल का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से, किसके माध्यम से भाई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम, यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इनके माध्यम से आज के टाइम में, जो आज का हमारा समय है, तो आज के टाइम में क्या हो रहा है, इसका यूज यानी कि इस एगारोज जेल का उपयोग हो रहा है। अब अगर हम इस एगारोज जेल की बात करें, प्राप्त कहाँ से होता है,
तो ये प्राप्त होता है समुद्री घास से, समुद्री घास से। तो ये समुद्री घास से प्राप्त होते हैं, और ये समुद्री घास में, यानी कि जो हमारी समुद्री घास है, तो ये समुद्री घास से निकाला गया एक प्राकृतिक बहुलक है ना। ये समुद्री घास से जो निकाला गया ये जो एगारो जेल है, ये क्या है कि बहुलक है, यानी कि प्राकृतिक, ये प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, प्राकृतिक क्या होते हैं, ये बहुलक होते हैं। ओके, तो ये इसके बारे में आप यही सारी चीजें लिखना है, इसको लिख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी कार्टन से आप क्या समझते हैं, अथवा बीटी कपास पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। यानी बीटी कार्टन से आप क्या समझते हैं, या क्वेश्चन क्या पूछता है कि बीटी कपास, यानी ये जो बीटी कपास पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, बीटी कॉटन से आप क्या समझते हैं, या बीटी कपास पे संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। देखो, ठीक है, तो बीटी कार्टन से आप क्या समझते हैं, या बीटी कपास पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो क्या लिखेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे, बीटी कपास। देखो, बीटी कपास या बीटी कार्टन एक ही चीज है, तो हेडिंग क्या डालोगे, बीटी कपास। देखो, अब बीटी कपास की बात करते हैं कि बीटी कपास क्या है। देखो, बीटी कपास की बात करेंगे तो आप क्या इसके अंतर्गत लिखोगे कि बैसिलस थ्यूरियजेंसिस, यानी बैसिलस थ्यूरी एंजियंसिस नामक भूमिगत जीवाणु को, भूमिगत जीवाणु ऐसे प्रोटीन का निर्माण करता है जिससे अनेक प्रकार के कीट को नष्ट करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बैसिलस थ्यूरी एंजियंसिस। ठीक है, बैसिलस थ्यूरी ठीक है, चलो, तो क्या लिखोगे, बैसिलस, ठीक है, बैसिलस नामक जीवाणु, ठीक है, बैसिलस थ्यूरियजेंसिस भूमिगत, ठीक है, नामक भूमिगत जीवाणु, ठीक है, नामक भूमिगत जीवाणु, भूमिगत, ठीक है, नामक भूमिगत जीवाणु, एक ऐसी प्रोटीन का, ऐसी प्रोटीन यानी कौन सा भाई, ऐसी प्रोटीन की बात करें तो कौन सा प्रोटीन भाई, जीव विष, है ना, कोष्टक में लिख सकते हैं जीव विष। तो ऐसी प्रोटीन का, है ना, ऐसे प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, ऐसे प्रोटीन का निर्माण करते हैं जिनमें, ठीक है, जिनमें अनेक प्रकार के कीट को नष्ट करने की क्षमता होती है। ठीक है, जिनमें अनेक प्रकार की कीट को नष्ट करने की, ठीक है, अनेक प्रकार के कीट को नष्ट करने की क्षमता होती है। ठीक है, नष्ट करने की क्या होती है, क्षमता होती है। यानी कि एक ऐसा भूमिगत जीवाणु है, बैक्टीरिया है, जिनमें अनेक प्रकार के, जैसे तंबाकू कीट हो गया ना, तंबाकू में कीट हो गया, सैनिक कीट हो गया, भृंग कीट हो गया, इनको नष्ट करने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि ये एक विष को छोड़ते हैं ना, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, विष होती है। ठीक है, तो बैसिलस जीवाणु से बना जीव विष कीटनाशक होता है। ठीक है,
बैसिलस जीवाणु से बना जीव विष कीटनाशक होता है। तो बैसिलस जीवाणु से बना जीव विष, ठीक है, बना जीव विष कीटनाशक होता है। कीटनाशक का मतलब कीट को मारने वाला, तो कीटनाशक होता है। ठीक है, क्या होते हैं ये? कीटनाशक होता है। ठीक है, ये क्या होंगे, यानी कि ये जो बैसिलस जीवाणु से बना जीव विष कीटनाशक होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये जीवाणु निष्क्रिय रहता है, परंतु कीटों में पहुंचते ही आहार नाल के क्षारीय माध्यम से सक्रिय हो जाता है। ठीक है, तो ये जीव निष्क्रिय होता है। ठीक है, ये जीव निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय होता है, परंतु कीटों के आहार नाल में जाने के बाद, ठीक है, कीटों के आहार नाल में पहुंचने पे, ठीक है, कीटों के आहार नाल, ठीक है, जो कीटों का क्या होगा, आहार नाल में पहुंचने के बाद, ठीक है, पहुंचने के बाद क्षारीय माध्यम से, ठीक है, क्षारीय माध्यम से सक्रिय हो जाते हैं और कीटों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो क्षारीय माध्यम से क्या हो जाएंगे, ये सक्रिय हो जाएंगे। ठीक है, सक्रिय हो जाते हैं एवं कीटों की मृत्यु हो जाती है। कीटों की क्या होगी, मृत्यु हो जाती है। तो ठीक इसी तरह क्या होगा, जो कपास का पौधा है, नहीं, जो कपास का पौधा होता है, तो कपास के प्लांट में क्या किया जाएगा, ये जो बीटी जीवाणु है, तो इस बीटी जीवाणु के अंदर पाई जाती है क्राई प्रोटीन। तो इस क्राई प्रोटीन से जीन को लिया जाएगा, उस जीन को निकाल के, चाहे कपास का पौधा, चाहे बैगन का पौधा, चाहे टमाटर का पौधा, ये जितने भी बीटी फसलें के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यहाँ पे कपास के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो बीटी जीवाणु है, इस बीटी जीवाणु के अंतर्गत पाई जाती है क्राई प्रोटीन। उस क्राई प्रोटीन से जीन को निकाला जाएगा। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, ये जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है, तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इसके जीन को इस कपास के पौधे में डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही कपास के पौधे में डाला जाएगा, तो ये जो विष का काम कर रहा है उस पौधे के अंदर भी, क्योंकि ये जीन है ना, ये डीएनए जाएगा और पहले से ही कपास के अंदर क्या है, डीएनए है। ठीक है, दोनों एक साथ मिलके क्या करेंगे, कार्य करने लगेंगे, यानी कि जो कपास का पौधा होगा वो भी जहर के रूप में या विष के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अब उस कपास के पौधे के जो भी कीट होंगे, है ना, चाहे भृंग कीट हो गया, चाहे सैनिक कीट हो गया, चाहे तम्बाकू का कीट हो गया, जो तम्बाकू की पत्ती में रोग फैलाते हैं, वो कोई भी कीट आएगा इस पौधे को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाने के लिए। तो कीट पतंगे क्या करते हैं, पौधों को नुकसान में क्या करते हैं, या तो पत्तियों को छिद्रित करते हैं, या तो उसके तना को छिद्रित करते हैं। जब पत्ती को छिद्रित करेंगे या तना को छिद्रित करेंगे, तो उसके कुछ तो भाग को खाएंगे। अब जैसे ही वो पौधे के कुछ भाग को खाते हैं, और खाने के बाद जब कीटों के आहार नाल में ये उसका भाग जाता है, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है ना, जो क्राई प्रोटीन होती है वो एक्टिव नहीं होती, वो निष्क्रिय फॉर्म में होती है। लेकिन जैसे ही क्षारीय माध्यम मिला उसको ना, जैसे ही क्षारीय माध्यम में जाता है, यानी बेसिक नेचर में जैसे ही जाता है, वो सक्रिय हो जाता है, और जैसे ही सक्रिय होगा वो जहर का काम करता है। जब जहर का काम करता है तो जो कीट होते हैं उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, जो बीटी फसलें के अंतर्गत जो भी फसलें उगाई जाती है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी फसलें उगाई जाती हैं, उनमें किसी भी प्रकार के पीड़कनाशी का, यानी जो पीड़कनाशी दवा का हम छिड़काव करते हैं ना, धान की में के खेत में, गेहूं के खेत में, तो ऐसे फसलों में हमें छिड़काव की जरूरत नहीं होती। और साथ साथ जो हम रासायनिक उर्वरक का यूज करते हैं, उन रासायनिक उर्वरक का भी हमें यूज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये खुद इसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता है।
जैसे हम मानव के अंदर जो हमारी WBC है वो प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करती है, तो इसी तरह प्लांट के अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इसके अंदर ये प्रविष्ट करा दिया गया है। तो ये खुद प्रतिरोधक का काम कर रहा है कि कोई भी इसको जीवाणु कोई भी कीट पतंग आ रहे हैं, इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो खुद मारने का काम कर रहा है। इसको किसी भी कीटनाशक दवा की छिड़काव की जरूरत नहीं है या किसी भी रासायनिक उर्वरक की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये होते बीटी कॉटन और बीटी कपास पे टिप्पणी या बीटी फसलें क्या होती है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो उगाई जाने वाली फसलें हैं जिसके अंदर ये प्रोटीन यानी इस विष को डाल दिया जाएगा, ये क्या होती है, हमारी बेटी फसलें होती है। ठीक है, जिसमें ये खुद पीड़कनाशी होती है ना, पीड़कनाशी, ये खुद पीड़कनाशी है तो इनको पीड़कनाशी दवा की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एडिनोसिन डीएमिनेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एडिनोसिन डीएमिनेज पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी अभी यहाँ पे जो एडिनोसिन डीएमिनेज है, इस एडिनोसिन डीएमिनेज पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो, तो एडिनोसिन डीएमिनेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो, एडिनोसिन डीएमिनेज यानी कि इसका क्या हो सकता है बेटा, हम कहते हैं इसको एडीए कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एडीए, क्योंकि एडीए का ही फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डीएमिनेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो, मैं आपको यहाँ पे समझा दे रही हूँ। अब एडिनोसिन डीएमिनेज का मतलब होता है क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी हमारी जो जीन चिकित्सा है ना, क्या है, जीन चिकित्सा, जीन चिकित्सा। तो ये जो हमारी जीन चिकित्सा है, तो जीन चिकित्सा का सबसे पहले जो यूज की बात करें, है ना, जो जीन चिकित्सा है, तो ये जीन चिकित्सा का सबसे पहले जो यूज किया गया था, है ना, सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया गया था वो प्रयोग किया गया था कितने सन में, 1990 में। ठीक है, 1990 में, यानी कि एडीए यानी एडिनोसिन डीएमिनेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमारी जो जीन चिकित्सा है, सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया गया था ये 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की पर किया गया था। यानी ये जो हमारी जीन चिकित्सा आई है, तो अगर हम जीन चिकित्सा की बात करें, सबसे पहले इसका यूज कब किया गया था, तो सन 1990 में, किस पे, एक 4 वर्षीय लड़की, है ना, एक क्या थी, एक 4 वर्षीय लड़की पे, क्या थी, एक 4 वर्षीय लड़की, यानी एक 4 वर्ष की क्या थी भाई, लड़की थी। तो 4 वर्षीय क्या थी, गर्ल थी। इस 4 वर्षीय गर्ल में क्या थी, इसके शरीर में, है ना, इस लड़की के शरीर में, ठीक है, किसकी कमी थी, ये एडीए की, यानी एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी हो गई थी। यानी एक 4 वर्ष की लड़की थी और उस लड़की के शरीर में जो एडीए होता है, यानी एडिनोसिन डीएमिनेज की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। ठीक है, और यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र को कार्य करता है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। यानी कि ये जो एडीए क्या है, ये एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम है। ठीक है, ये क्या है, एक एंजाइम है, और इस एंजाइम का मेन काम है जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है ना, हमारी जो ह्यूमन सिस्टम है ना, जो हमारा ह्यूमन सिस्टम है, इस ह्यूमन सिस्टम के में कार्य में, है ना, कार्य के लिए बहुत ज्यादा ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, यानी इसका बहुत ज्यादा रोल है। अब आप ही सोचो, कोई एक ऐसी छोटी सी लड़की है जिसके शरीर में इसकी कमी हो गई। अब भाई मेन जो उद्देश्य होता है, अगर सबसे अच्छा, अगर हमारे शरीर का अगर हम ठीक से हमारी ग्रोथ हो, है ना, अगर हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक रोगों से लड़ने की कैपेसिटी हो, या हम किसी कार्य को कर सके, तो सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र। अब इस लड़की का क्या है कि प्रतिरक्षा तंत्र ही खराब हो गया था। तो ये एंजाइम होता है जो कि जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। तो ये एक 4 वर्षीय लड़की में इसकी क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। ठीक है, तो चिकित्सकों ने क्या किया था, टी लिम्फोसाइट को लेकर उसे समान एडिनोसिन डीएमिनेज से जीन से ट्रांसफेट किया। यानी कि जो चिकित्सक थे, चिकित्सकों ने क्या किया कि टी लिम्फोसाइट को लेकर, क्या लेकर, टी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट्स को इन्होंने लिया, टी लिम्फोसाइट्स को लेके और किसके, एडीए जीन के साथ। ठीक है, एडीए, जो ये एडीए जीन है, इस जीन के साथ इसको क्या किया, ट्रांसफेट किया, यानी कि उसमें अंदर ट्रांसफर किया। उन्होंने क्या किया कि टी लिम्फोसाइट को लिया, और उस टी लिम्फोसाइट को लेने के बाद उसमें कौन सा, ये एडीए यानी कि एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को उसके अंदर ट्रांसफर किया, जिसकी वजह से उस लड़की के अंदर ये जो एडीए की कमी थी उसको दूर की गई। ठीक है, उसके अंदर क्या हो गई, ये एडीए की कमी उसको दूर हो गई। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित का वर्णन करें यानी जीन थेरेपी। निम्नांकित का वर्णन करें यानी जीन थेरेपी क्या है, हम जीन थेरेपी किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है जीन थेरेपी के बारे में कि हम जीन थेरेपी किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे, हेडिंग क्या डालोगे, जीन थेरेपी, जीन थेरेपी। देखो अब अगर हम जीन थेरेपी की बात करें, सबसे पहले क्या लिखोगे, देखो जीन थेरेपी में रोगी का खून से लसिकाणु को शरीर के बाहर संवर्धन किया जाता है। ठीक है, जीन थेरेपी में क्या लिखोगे, जीन थेरेपी में रोगी के शरीर से, ठीक है, रोगी कोई क्या है, पेशेंट है, तो रोगी के खून से, रोगी के खून यानी ब्लड से, तो रोगी के खून से लसिकाणु को, है ना, रोगी के खून से किसको, लसिकाणु को, तो रोगी के खून से लसिकाणु को शरीर के बाहर संवर्धन किया जाता है। तो रोगी के खून से लसिकाणु को, लसिकाणु को शरीर के बाहर, शरीर के बाहर संवर्धन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, इसको संवर्धन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाएगा, उसको संवर्धन किया जाता है। ठीक है, एक सक्रिय एडीए और cDNA को प्रतिविषाणु या रेट्रो संवाहक की मदद से लसिकाणु में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, तो एक सक्रिय एडीए, ठीक है, एडीए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा एडिनोसिन डायमिनेज। ठीक है, एडिनोसिन डायमिनेज। ठीक है, तो एडीए cDNA को प्रतिविषाणु या रेट्रो वायरल, ठीक है, तो एडीए और cDNA को प्रतिविषाणु, ठीक है, प्रतिविषाणु या रेट्रोवायरल संवाहक की मदद से, ठीक है, रेट्रोवायरल संवाहक की मदद से, ठीक है, की मदद से, किसकी मदद से, या तो रेट्रोवायरल की या तो प्रतीक विषाणु, रेट्रोवायरल या प्रतीक विषाणु की मदद से लसिकाणु को प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, लसिकाणुओं में मदद से, लसिकाणुओं में तो लसिकाणुओं में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, इन लसिकाणुओं को रोगी के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, इन लसिकाणु को रोगी के शरीर में, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, लिया गया है, तो रोगी के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, रोगी के शरीर में प्रवेश किया जाता है। क्या किया जाएगा, जो रोगी का शरीर है, उस रोगी के शरीर में इसको क्या किया जाएगा, प्रवेश किया जाता है। ठीक है, यानी कि उसको प्रवेश करा दिया जाता है। ठीक है, चूंकि ये कोशिकाएं बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए समय समय पर जेनेटिकली इंजीनियर्ड लसिकाणु के रोगी के शरीर में प्रवेश कराना पड़ता है।
ठीक है। यानी जीन थेरेपी के अंतर्गत क्या होगा, नॉर्मल सी बातें समझना, इसके आगे आप नोट करते रहना। जीन थेरेपी का मतलब क्या है कि जीन थेरेपी में कोई रोगी है यानी कोई भी पेशेंट है, ठीक है, तो उस पेशेंट के ब्लड से जो लसिकाणु होते हैं, जो ब्लड है, तो उस ब्लड से क्या करेंगे, हम लसिकाणु को लेंगे और लसिकाणु को लेके हम शरीर के बाहर संवर्धन करेंगे, ठीक है। अब संवर्धन करने के बाद उसको हम एडीसी डीएनए की प्रति विषाणुकता या किसी भी रेट्रोवायरल की मदद से उसको जो लसिकाणु होते हैं की मदद से लसिकाणु को उसके हम प्रवेश कराते हैं, ठीक है। अब लसिकाणु को प्रवेश कराने के बाद फिर जो हमने बाहर संवर्धित किया है उसी लसिकाणु को हम जो रोगी के शरीर में प्रवेश करा देते हैं। परंतु क्या होता है कि ये बहुत लंबे टाइम तक जीवित नहीं रह सकते या लंबे टाइम तक काम नहीं कर सकते, इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, जेनेटिक मेथड के द्वारा इसको समय समय पर लसिकाणु को उस बॉडी के अंदर प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। तो ये होती है जीन थेरेपी, यानी कि बार बार इसको जीन थेरेपी कराने की जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी फसल पर टिप्पणी लिखिए। बेटी फसल पे टिप्पणी लिखिए, नहीं बेटी फसल क्या है, तो बेटी फसल पे टिप्पणी लिखिए। बेटी फसल क्या होती है, बेटी फसल हम किसे कहते हैं, तो बेटी फसल पे टिप्पणी लिखिए, यानी बेटी फसल क्या है। तो बेटी फसल में क्या लिखोगे आप कि यह एक प्रकार का प्रतिविष है जो जीवाणु बैसिलस थ्यूरियनजेंसिस से निर्मित होता है, ठीक है। बेटी फसल पे टिप्पणी लिखिए, तो क्या लिखोगे, बेटी फसल, हिंदी हेडिंग क्या डालोगे, बेटी फसल। इसके अंतर्गत क्या लिखोगे, यह एक प्रकार का प्रतिविष है, ठीक है, यह एक प्रकार का ठीक है, यह क्या है, एक प्रकार का प्रतिविष है, ठीक है, जो जीवाणु बैसिलस, ठीक है, जो बैसिलस थ्यूरियजेंसिस, ठीक है, थ्यूरिन जिनेसिस जीवाणु द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। जो जीवाणु ठीक है, जीवाणु बीटी लिख देते हैं, बीटी द्वारा, बीटी का फुल फॉर्म तो जानते हो, बैसिलस थ्यूरियजेंसिस, तो बीटी द्वारा निर्मित होता है, ठीक है, निर्मित होता है, ठीक है। बीटी द्वारा ये क्या होंगे, ये निर्मित होते हैं, यानी कि बीटी के द्वारा ये निर्मित होता है, ठीक है। जब बीटी जीव विष का जीन जीवाणु से निकालकर पादपों में स्थानांतरित करते हैं, ठीक है, तो जब बीटी जीवाणु का, ठीक है, जब बीटी जीवाणु का विष निकालकर, ठीक है, विष को निकालकर, ठीक है, जब बीटी जीवाणु का विष क्या करेंगे, हम निकालेंगे, तो निकालकर पादपों में स्थानांतरित कर देते हैं, तो ऐसी फसलों को बीटी फसलें कहते हैं, ठीक है। विष निकालकर पादपों में स्थानांतरित कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, तो ऐसे फसलों को, ठीक है, ऐसे फसलों को, ठीक है, ऐसे फसलों को बीटी फसलें कहते हैं, ठीक है। जो ऐसे फसलें होंगी, ऐसे फसलें को हम क्या कहते हैं, बीटी फसलें कहते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा पादप या फसल प्रजातियां पीड़क प्रतिरोधी बन जाती हैं, तो इसके द्वारा पादप या फसलें, इसके द्वारा पादप या फसलें पीड़क प्रतिरोधी, फसलें पीड़क है ना, पीड़क प्रतिरोधी, तो पीड़क प्रतिरोधी बन जाती है, क्या होंगी, क्या बनेंगी, पीड़क प्रतिरोधी ये बन जाती है ना, पीड़क प्रतिरोधी, यानी कि ये पीड़क प्रतिरोधी, यानी इनको किसी भी छिड़काव की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आनुवंशिकता रूपांतरित पौधे का नाम बताइए। एक आनुवंशिकता रूपांतरित पौधे का नाम बताइए, है ना, एक आनुवंशिकता रूपांतरित पौधे का नाम बताइए।
ठीक है। एक आनुवंशिकता रूपांतरित पौधे का नाम बताइए। तो क्या लिखोगे? सुनहरा चावल पारजीनी किस्म है जिसको आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा उत्पन्न किया गया है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आंसर में? सुनहरा चावल। ठीक है, सुनहरा चावल, सुनहरा चावल। सुनहरा चावल को हम कहते हैं गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। ठीक है, तो सुनहरा चावल एक, ठीक है, अगर हम सुनहरा चावल की बात करें तो सुनहरा चावल एक पारजीनी किस्म है। ठीक है, एक क्या है? पारजीनी, पारजीनी किस्म है। ठीक है, पारजीनी क्या है? किस्म है। ठीक है, पारजीनी किस्म है। तो ये सुनहरा चावल क्या एक पारजीनी किस्म है। ठीक है, क्या एक पारजीनी किस्म है जिसे हम किससे प्राप्त करते हैं? ठीक है, जिसे आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा उत्पन्न किया गया है। ठीक है, जिसे आनुवंशिक, ठीक है, जिसे आनुवंशिक, आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा, ठीक है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, तो ये अभियांत्रिकी द्वारा, ठीक है, अभियांत्रिकी द्वारा प्राप्त किया गया है। ठीक है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा क्या किया गया है? प्राप्त किया गया है। इन किस्म में बीटा कैरोटीन, ठीक है, अच्छी मात्रा में होता है जो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो इस किस्म में विटामिन कैरोटीन अच्छी मात्रा में होता है। ठीक है, इस किस्म में बीटा कैरोटीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन, ठीक है, तो बीटा कैरोटीन अच्छी मात्रा में होता है। ठीक है, अच्छी मात्रा में होता है। ठीक है, क्या होगा ये? अच्छा, यानी ज्यादा से ज्यादा अच्छी मात्रा में होता है जो, ठीक है, जो विटामिन ए का, ठीक है, जो विटामिन ए का स्रोत है, विटामिन ए का स्रोत है। ठीक है, क्योंकि इस बीटा कैरोटीन में विटामिन ए का क्या है? स्रोत, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर विटामिन ए पाई जाती है। ठीक है, तो इस चावल के दाने बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण पीले रंग के होते हैं, अतः इसे सुनहरा चावल कहते हैं। तो इस चावल के दाने, ठीक है, इस चावल के दाने बीटा कैरोटीन, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण, ठीक है, उपस्थिति के कारण पीला दिखाई देता है। ठीक है, पीला दिखाई देता है। ओके, क्या दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है। ठीक है, जिसे सुनहरा चावल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे सुनहरा चावल, तो सुनहरा चावल कहते हैं, यानी कि गोल्डन राइस कहते हैं। ठीक है, सुनहरा चावल यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस कहते हैं। ओके, ठीक है, ये लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारजीनी जंतुओं पर उदाहरण सहित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पारजीनी जंतुओं पर उदाहरण सहित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि पारजीनी जंतु क्या होते हैं? तो पारजीनी जंतुओं पर उदाहरण सहित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब अगर हम बात करें तो देखो, ऐसे जंतु, ठीक है, ऐसे जंतु जिनके आनुवंशिक संगठन में आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा परिवर्तित करके विकसित किया जाता है और आनुवंशिक रूपांतरित या ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। और पारजीनी या ट्रांसजेनिक जंतुओं को निम्न 3 विधियों द्वारा प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ऐसे जंतु जिन्हें उनके आनुवंशिक संगठन में आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा परिवर्तित करके विकसित किया जाता है। ठीक है, ऐसे जंतु, ठीक है, ऐसे जंतु, ठीक है, तो ऐसे जंतु जिन्हें उनके आनुवंशिक संगठन
आनुवंशिक, ठीक है, तो आनुवंशिक संगठन, ठीक है, आनुवंशिक संगठन, आनुवंशिक संगठन में आनुवंशिकी अभियांत्रिकी द्वारा, ठीक है, आनुवंशिक संगठन में आनुवंशिक आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा, ठीक है, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, तो अभियांत्रिकी द्वारा, ठीक है, तो आनुवंशिकी क्या, अभियांत्रिकी के द्वारा, यानी कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा परिवर्तित करके विकसित किया जाता है, ठीक है, द्वारा परिवर्तित करके, परिवर्तित, ठीक है, तो परिवर्तित करके विकसित किया जाता है, करके विकसित किया जाता है, ठीक है, क्या करके, इसको परिवर्तित करके हम क्या करते हैं, विकसित, तो परिवर्तित करके विकसित किया जाता है। तो आनुवंशिक रूपांतरित जंतु या ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं, ठीक है, तो आनुवंशिक रूपांतरित जंतु ऐसे जीवों को ठीक है, ऐसे जीवों को आनुवंशिक रूपांतरित ठीक है, आनुवंशिक रूपांतरित, जिसको हम क्या कहते हैं, जीएम या ट्रांसजेनिक, ठीक है, तो ट्रांसजेनिक जीव कहती है, ठीक है, ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरडीएनए में आर क्या है। आरडीएनए में, ये जो आरडीएनए है, तो आरडीएनए में आर क्या है, ठीक है, आरडीएनए में आर क्या है, ठीक है, ये जो आरडीएनए है, इस आरडीएनए में जो ये आर है, इस आर का क्या कार्य है, ठीक है, तो आरडीएनए में आर क्या है, कि आपसे पूछ रहा है कि जो आरडीएनए है, तो इस आरडीएनए में जो ये आर है, ये आर क्या है, ठीक है, तो ये मैं आपको होमवर्क छोड़ रही हूँ, इसको आप करके आना, ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि भाई ये जो डीएनए होता है, बी डीएनए, जेड डीएनए, आर डीएनए, तो इस आर डीएनए में इस आर को पूछ रहा है कि जो आर डीएनए होता है, तो आर डीएनए में आर क्या है, ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से करके आना कि ये जो आर डीएनए है, तो भाई तो आर डीएनए में आर है क्या, ये किसको पूछ रहा है, ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से बेटा करके आना, ठीक है। तो और भी जितने क्वेश्चन कराए गए हैं उसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करके आना है, ठीक है, ठीक है, या मैं कराई देती हूँ बेटा कि आरडीएनए में आर क्या है। तो आरडीएनए में आर की हम बात करेंगे तो क्या लिखोगे कि आरडीएनए में आर अभिप्राय रिकम्बिनेंट डीएनए से है, ठीक है, क्या लिखोगे, लिख लो भाई, नहीं तो बोलोगे मैम ने लास्ट में छोड़ दिया, क्या लिखोगे, आरडीएनए में, ठीक है, आरडीएनए में आर का अभिप्राय रिकम्बिनेंट, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं पुनर्योजन, ठीक है, रिकम्बिनेंट बोलते हैं या तो हम इसको क्या बोलते हैं, पुनर्योज, ठीक है, तो पुनर्योज, ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, आरडीएनए में आर का अभिप्राय जो है रिकम्बिनेंट या जिसको हम कहते हैं पुनर्योज डीएनए से है, ठीक है, पुनर्योज लिख सकते हैं डीएनए से, ठीक है, डीएनए से है, यानी कि यहाँ पे जो रिकम्बिनेंट डीएनए होता है ना, जो रिकम्बिनेंट डीएनए होता है उस रिकम्बिनेंट डीएनए से है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है, ठीक है, उस एंजाइम का नाम लिखे, यानी उस एंजाइम का नाम लिखे। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उस एंजाइम का नाम लिखे जो डीएनए अणु को, ठीक है, डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है, यानी उस एंजाइम का आप नाम बताइए जो डीएनए अणु को, है ना, जो डीएनए का अणु होता है
उस डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है, या उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है, यानी कि जो जीवाणु भोजी यानी जो बैक्टीरियोफेज डीएनए है उस बैक्टीरियोफेज के डीएनए को काटता है। तो क्या लिखोगे? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एवं एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, क्या लिखोगे? प्रतिबंधन, आंसर में प्रतिबंधन। ठीक है, प्रतिबंधन, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, एंडो न्यूक्लियस। ठीक है, प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस एवं एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, एवं, ठीक है, एवं एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, एवं एक्सोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ये दो एंजाइम है ना, यही दो एंजाइम यानी कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस और प्रतिबंधन जो होते हैं एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, यही क्या करते हैं? डीएनए अणु को खंडों से तोड़ देते हैं। यानी डीएनए अणु का खंड का मतलब क्या होगा? देखो, ये डीएनए है ना, ये जो डीएनए है, तो ये डीएनए का जो खंड है, इस खंड से इसको क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, यानी कि ब्रेक कर देते हैं ना, तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड डीएनए व गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर बताइए। प्लाज्मिड डीएनए व गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर बताइए, यानी कि प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर बताइए। हम किसको प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं और किसको हम गुणसूत्रीय डीएनए कहते हैं, इनके बीच में अंतर बताइए। तो एक साइड आप क्या लिखोगे? गुणसूत्रीय डीएनए, है ना, एक साइड लिखोगे गुणसूत्रीय डीएनए। ठीक है, और एक साइड क्या लिखोगे? प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए। अब गुणसूत्रीय डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए में अंतर क्या होते हैं? देखो, अगर हम प्लाज्मिड डीएनए की बात करें तो प्लाज्मिड डीएनए में सबसे पहली चीज क्या होती है? क्या आप लिखोगे? ये वृत्ताकार एवं, ठीक है, ये प्रायः वृत्ताकार एवं आकार में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये वृत्ताकार एवं आकार में अपेक्षाकृत बड़ा। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ये वृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार एवं प्रायः आकार में, ठीक है, प्रायः आकार में अपेक्षाकृत, ठीक है, आकार में अपेक्षाकृत छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये अपेक्षाकृत क्या होंगे? छोटा होते हैं। इनमें क्या लिखोगे? ये प्रायः अपेक्षाकृत, ठीक है, अपेक्षाकृत काफी लंबा होते हैं, काफी लंबा होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ज्यादा, यानी कि काफी ये लंबा होते हैं। कौन? प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है? प्रायः ये आकार में क्या होंगे? छोटा होंगे, है ना, वृत्ताकार होते हैं, काफी लंबा होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इन्हें वाहक के रूप में काम में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? इन्हें, ठीक है, इन्हें वाहक के रूप में, ठीक है, इन्हें वाहक के रूप में, ठीक है, वाहक के रूप में काम में लाया जाता है। ठीक है, काम में लाया जाता है। ठीक, काम में लाया जाता है, यानी कि जो प्लाज्मिड डीएनए होता है इसको हम वाहक यानी वेक्टर के रूप में यूज में ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें वाहक के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, गुणसूत्रीय डीएनए में क्या लिखोगे? इन्हें वाहक के रूप में, वाहक के रूप में काम में नहीं लाया जाता है। ठीक है, काम में नहीं लाया जाता है, नहीं लाया जाता है। ठीक है, इनको हम वहां के रूप में काम में, यानी यूज में हम इसको नहीं लाते, लेकिन इनको हम क्या करते हैं? वहां के रूप में काम में लाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये होते हैं डीएनए और प्लाज्मिड में डिफरेंस आने के, प्लाज्मिड और डीएनए में अंतर क्या होते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे, यानी कि प्रतिकृतियन का उद्भव क्या होता है, बायोरिएक्टर क्या है, पीसीआर क्या है, प्रतिबंधित एंजाइम क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, है ना, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। तो ये पीसीआर क्या है और प्रतिकृतियन का उद्भव क्या होता है और बायोरिएक्टर क्या होता है और पीसीआर प्रतिबंधित एंजाइम क्या होता है
और एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है कि बायोरिएक्टर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि ये आपकी एनसीईआरटी जो बुक है, जो आपकी एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी वाली बुक है, वहां पे इस बायोरिएक्टर का क्या है, डायग्राम दिया है, तो आप उस डायग्राम को बना लेना। ठीक है, तो मैंने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराया। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क का मतलब कि इन क्वेश्चन को आपको करके आना है, ठीक है, और बाकी मैंने करा दिया। तो ये चैप्टर आपके यानी कि 11, 12, 13 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो आप क्लास को हर बच्चे के पास शेयर करना। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।